तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम गद क्लास 12 का जो हिंदी है गद खंड में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, यानी 1 से 12 चैप्टर तक जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका हम पूरा इस वीडियो में बताएंगे। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इसके बाद एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोगों को सिर्फ 50 ही बनाना होगा, 50 नहीं, आप लोग 100 बना कर आइएगा, लेकिन आप लोगों को 50 ही बनाना है। तो आप लोग हीरोगिरी मत झाड़िएगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का जिसका नाम है पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 उजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो यह 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले साल। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 2 नंबर कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलना होगा क्योंकि इस वीडियो में गदखंड का जितना भी 1 से 12 तक चैप्टर है पूरा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तो तीसरा नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो बालकृष्ण भट्ट का रचना बातचीत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 4 नंबर बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाते हैं। तो बातचीत के जरिए भाव बनकर मवाद या धुआं निकल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 6 नंबर सवाल है निबंध लेखक की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा था। तो उर्वर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 8 नंबर सवाल है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो किसके द्वारा प्रश्न है। तो बालकृष्ण द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 9 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बेनी प्रसाद भट्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 10 नंबर दमयंती स्वयंवर किन लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 11 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यह एक ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 12 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। तो 13 नंबर आपका सवाल है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 14 नंबर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 16 नंबर संयोगिता संवर किनकी रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन नंबर इसका बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा श्रीनिवास दास की। तो आपका अगला सवाल है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो 2 हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 18 नंबर वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद एक आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो यह हिंदी प्रदीप निकाला था। तो हिंदी प्रदीप आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 20 नंबर सवाल है बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 21 नंबर सवाल है रविंद्र कुर्से ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 22 नंबर सवाल है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो यह बालकृष्ण भट्ट जी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो यह बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 24 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। तो किसने रखा था। तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 25 नंबर की बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो यह जो था हिंदी प्रदीप का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो 1877 ईस्वी में प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो एक व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 29 नंबर कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है।
तो 100 उजान 1 सुजान रचित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 30 नंबर सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रविंद्र कुर्से को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बोलने से मनुष्य की स्वरूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो यह बेन जॉनसन ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किनका मत है? तो एडिसन का मत है, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वस्थ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। आपका अगला सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 38 नंबर अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो अब आधुनिक काल के रचनाकार थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन था करा दिए, इससे बाहर एक भी पहला चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो अब चलिए दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तो उसने कहा था का लेखक कौन है? तो उसने कहा था का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका पहला पूछा गया है, देखते नहीं या रेशम के कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो उसने कहा था कहानी की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला, यह कथन किस शीर्षक से है? तो यह उसने कहा था से है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर का तीसरा सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 5 नंबर, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था का पात्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रही थी? तो यह जो थी इंग्लैंड की ओर से लड़ रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो सूबेदारनी उसने कहा था की पात्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 11 नंबर सवाल है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 12 नंबर सवाल है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? यह है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बुध का कांटा रचना है। तो बुध का कांटा किनका रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 14 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो यह 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 15 नंबर सवाल है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो गुलेरी जी ने कितनी 3 कहानियां लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 16 नंबर, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की नहीं है, तो हारे को हरिनाम नहीं है, बुध का कांटा है, तो सुखमय जीवन है, उसने कहा था है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हारे को हरिनाम इसका रचना नहीं है। तो आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी है, तो युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, तो ये तीनों हैं, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर के भीड़ बाजार का चित्रण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर। तो आपका अगला सवाल है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम माझे, और सूबेदारनी का घर पूछे तो सूबेदारनी का मगरे है, मगरे। तो लहना सिंह का पूछ रहा है, तो लहना सिंह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माझे। तो आपका अगला सवाल है, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार पद पर थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 22 नंबर,
लहना सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पलटन का विदूषक कौन है? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 25 नंबर सवाल है, भारतीय सिपाहियों की किनके साथ संघर्ष हुआ था? तो यह जर्मनियों के साथ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को जो था लहना सिंह मार गिराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो यह जो थी लायलपुर में दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 30 नंबर सवाल है, सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कछुआ धर्म किनकी रचना है? तो कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कीर्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पुरानी हिंदी रचना है? तो पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था शीर्षक कहानी यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो यह जो है सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 35 नंबर, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 36 नंबर सवाल है, बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो यह है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन जो है लिखी हुई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुखमय जीवन इनकी रचना है और उसने कहा था इनकी रचना है, और बुध का कांटा भी इनकी रचना है। तो इसमें से कफन जो है राइट आंसर हो जाएगा, कफन इनकी रचना नहीं है। तो आपका अगला सवाल है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो यह जो है द्विवेदी युग के कहानीकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 42 नंबर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह जो है 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कि पात्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कर्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किन अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो यह खत्री के नाबालिग राजा जय सिंह के यहाँ आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कीरत सिंह कौन थे? तो कीरत सिंह कौन थे? तो लहना सिंह का भतीजा थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो यह करता था तेरी कुरमाई हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो कितने आदमी? तो 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? तो वजीरा सिंह को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 52 नंबर, कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो यह जो था लहना सिंह से कहा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है 54 नंबर, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव चाहे जितना भी क्वेश्चन था वो हो गया, मतलब इससे बाहर एक भी 2025 बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा इन चैप्टरों से। तो अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति।
अगला चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो आप लोगों को कोई भी अगर साउंड में दिक्कत आए तो उसके लिए सॉरी, तो साउंड पर ध्यान नहीं दीजिए, चुपचाप पढ़ाई कीजिए। तो इस तीसरा चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है करते हैं, और इससे बाहर एक भी 2025 बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसा ही वीडियो लाते रहें। तो आपका पहला सवाल है इस चैप्टर का कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश जी अमेरिका गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त किया। तो जयप्रकाश प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उत्तर संभाषण किस समाजवादी लेखक का है। तो जयप्रकाश जी का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। तो संपूर्ण क्रांति है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव समाप्त करना है। जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है गद्य खंड का, पूरा आज की इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो देखने को नहीं पड़ेगा, और एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा टोटल बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो बुढ़ापा और बीमार थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो किसके मूल उद्देश्य में है, तो मार्क्सवाद और तथा लेनिन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश को जनता को जाना है। तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो यह बिलीगटन नर्सिंग होम में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 10 नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो अमेरिका का दलाल कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो डॉक्टर रहमान था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरित मिली थी। तो यह जो थी स्वामी सत्यदेव की सुनकर मिली थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ब्रेन ऑफ बॉम्बे बॉम्बे किसे कहा है। तो यह जो है उमाशंकर दीक्षित को कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 15 नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो कहाँ से पास की, बिहार विद्यापीठ से पास की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। जब लेनिन की मृत्यु हुई थी, तो जयप्रकाश जी जो थे मार्क्सवादी बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 1924 में हो जाएगा, और 1924 में मार्क्सवादी बने थे। तो 18 नंबर सवाल है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के महिला आंचल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर सवाल है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो अब्दुल गफूर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश जी का है लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण का जब पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी का रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1952 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण को भारत का रत्न की उपाधि कब दी थी। तो 1958 में दी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो यह लोकनायक के नाम से याद करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो यह जो था पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यह जो थी 1974 में आंदोलन का नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर सी इसका 1974 ईस्वी में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण का जो पिताजी का नाम था
हर्षोदयाल था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 30 नंबर, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 31 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी का रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति पाठ के किस दिया गया भाषण किसका है? तो यह जयप्रकाश जी का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीताबाद दियारा में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी को हुई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण समाज सेवा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह जो है मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कारित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है? तो यह नई पीढ़ियों के हाथों में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 40 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो ISC की परीक्षा दी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किनके मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गए होते? तो दीक्षित जी के मुंह से सुना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने मित्रता को ठोस मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट भला तो सब भला, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे, तो जवाहरलाल जी को अपना भाई मानते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो हम लोग 1 से 3 चैप्टर तक जितना भी ऑब्जेक्टिव था देख लिए हैं। अब चलते हैं 4 चैप्टर की ओर। 4 चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व को अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह अर्धनारीश्वर से है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आनंदमयी ने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह अर्धनारीश्वर से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यह जो कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 5 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे हैं? तो यह जो है भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नारी और नर एक ही दर्व की ढली दो प्रतिमाएं किस रचनाकार की उक्ति है? तो रामधारी सिंह की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नारी और नर एक ही दर्व की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सी पुरस्कार दिया गया था? तो यह जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? यह अर्धनारीश्वर किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी को जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय के जिले में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन थी? तो परनभंग थी पहली पुस्तक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्र सहोदर पत्रिका में संपादित हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में प्रकाशित हुई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उर्वशी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सी अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 18 नंबर सवाल है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है, यह किसकी कथन है? तो यह जो है प्रेमचंद्र जी ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है,
अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर से एकांकी से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के स्वयं वीर्त बन गया और नारी को उसने कली मान ली, यह पुरुष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तो नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसमरी ये भी है दिनकर जी का रचना, और कुरुक्षेत्र ये भी है, और उर्वशी ये भी है, जूठन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो यह हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? हथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो यह जो है उर्वशी पर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है? तो कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, आप ए नंबर सही हो जाएगा। आपका 27 नंबर सवाल है, गंधारी थी, तो गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद कौन थे? तो कथाकार थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था जन्म? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर किस युग के कवि थे? तो दिनकर किस युग के कवि थे? तो छायादोतर युग के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्ययन किनकी रचना है? तो यह जो है रामधारी सिंह की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है 32 नंबर, कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कीर्ति? शुद्ध कविता की खोज जो है दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 चैप्टर तक जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं 5वां चैप्टर की ओर, जिसका नाम है रोज। इसका लेखक है अज्ञान जी, तो इसका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यन। तो आपका 5वां चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस कहानी के ग्रेगिन का उल्लेख है? तो किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? तो रोज में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मालती किस कहानी के पात्र है? तो रोज के है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती हो नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेखक ने। तो आपका अगला सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञान द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान मूलत क्या है? तो एक कहानीकार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान जी ने इंटर कहाँ से की थी? तो इंटर जो थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में प्रकाशित हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 11 नंबर सवाल है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो वह ग्रेगिन के ऑपरेशन करके आए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञान जी को कौन सी पुस्तक मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञान ने कौन सा नाटक लिखी थी? तो यह इंद्र सभा लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 16 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में से क्यों धो रही थी? तो वह जो थी दही जमाने के लिए धो रही थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर आम लेकर आया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो महेश्वर जुड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर सवाल है, अज्ञान जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है,
मालती का पति का क्या नाम था? तो मालती के पति क्या थे? तो मालती के पति एक डॉक्टर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तार सप्तक का संपादक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 22 नंबर, अज्ञान किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इनमें अज्ञान का नाटक कौन सा है? तो अज्ञान जी का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ग्रेगिन इनमें किनके संबंध है, किससे संबंध है? तो बीमारी से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो टीटी नाम था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नदी के द्वीप किनकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञान जी का रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो कितनी नावें में कितनी बार पे प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान का जन्म हुआ था, तो अज्ञान का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञान जी का पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक अज्ञान जी की है? तो कौन सी पुस्तक अज्ञान जी का है? तो हरी घास का क्षण भर अज्ञान जी का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी रचना ज्ञान जी की नहीं है? तो कौन सी रचना ज्ञान जी का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है हो जाएगा डी। तो त्रिच जो है अज्ञान जी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आए थे? तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आए थे? तो मालती के दूर के रिश्ते के भाई आए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज कहानी घंटे की किस खरहर के साथ समाप्त होता है? तो 11 बजे समाप्त होता है 11, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 35 नंबर, कौन सी कीर्ति अज्ञान जी की नहीं है? तो कौन सी कीर्ति अज्ञान जी की नहीं है? तो पल्लव जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी कीर्ति अज्ञान की है? तो कौन सी कीर्ति अज्ञान की है? तो नदी के द्वीप जो है अज्ञान जी का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज इस इनमें से क्या है? तो रोज इनमें से क्या है? तो कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो अज्ञान जी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? तो शेखर एक जीवनी की किस विधा की कीर्ति है? तो उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अज्ञान की माँ का क्या नाम था? तो अज्ञान जी का माँ का नाम था बयंती देवी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये अंतिम सवाल है, तो अज्ञान जी का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 चैप्टर तक जितना भी ऑब्जेक्टिव था तो हम यहाँ तक तो करा दिया। अब चलते हैं अगला चैप्टर की और 6, एक लेख और एक पत्र, जिसका नाम है, और इसका लेखक है भगत सिंह। इसका लेखक है भगत सिंह। तो यह वीडियो देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन दूर हो जाएगा। बस आप लोग अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्वेश्चन है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो किस प्रदेश के थे? तो पंजाब के थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जब देश के भाग का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देनी चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह एक लेख और एक पत्र की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 3 नंबर कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? जो भगत सिंह है इसका रचना एक लेख और एक पत्र है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 4 नंबर कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो यह जो थे सुखदेव के पत्र लिखा थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 5 नंबर सवाल है, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर 5 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश की सेवा के बदलते दी गई फांसी को सुंदर कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो यह जो है भगत सिंह की है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 8 नंबर कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय की सहयोगी थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो कब किया? 1926 ईस्वी में किया, 1926 ईस्वी में किया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का संगठन किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 11 नंबर
कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष के जब थे तो यह शामिल हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहमग कब हुआ? तो कब हुआ? 1921 ईस्वी में हुआ। तो 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 13 नंबर कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो यह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1922। तो आपका अगला सवाल है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो कब हुई? 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? तो यह इसका आंसर हो जाएगा प्रताप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 17 नंबर कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? जो भगत सिंह थे उसका पिता का नाम सरदार किशन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के क्या है? जो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 19 नंबर सवाल है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो वह जो था नौजवान भारत सभा का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 20 नंबर सवाल है भगत सिंह को अपने अपने के लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्यु दंड विश्वास था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 21 नंबर कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 22 नंबर कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 23 नंबर कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या है? तो क्या है? स्वाधीनता सेनानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 24 नंबर भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 25 नंबर प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे? तो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 18 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ था? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो मतवाला पत्रिका जो है कोलकाता कोलकाता से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है आत्मीयता एक घृणित अपराध है या पूर्णता कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो यह भगत सिंह का लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 32 नंबर की बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन जो है सचित्रनाथ सन्याल की कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कौन थे? भाई थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते हैं? तो यह जो है प्रताप का संपादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब आगे। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था यहीं तक है। तो इससे अगले वाले 7वां चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा 7वां चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका पहला है आपस में धांगर किस भाषा में बात करते हैं? तो वह जो है मिश्रित औरव की भाषा में बात करते हैं। तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस पाठ से है? तो यह जो है ओ सदा नीरा की है। ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ओ सदा नीरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदा नीरा के पाठ में है। तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि धागरों का 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए
लाया गया था, तो किस कार्य के लिए लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील की खेती के लिए इसको लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है चौर कैसे ताल है? तो चौर कैसे ताल है? उथले हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो यह जो है गहरी और विशाल ताल है, तो ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 9 नंबर ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते छंद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो कैसा है? चंचल है, तो चंचल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सरैया मल ताल का जल कैसा है? तो कैसा है? स्थिर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 12 नंबर वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है मलियज ने जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा कहाँ है? तो भितरवा के पास है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गांधी जी को महिए के पेड़ के नीचे किससे जगह दी थी? तो किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत ने जगह दी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? तो कौन जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? जो इसकी पुस्तक थी किसने लिखी थी? तो इधर देखते हैं किसने लिखी थी। जो पुस्तक थी वह जो लिखी थी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो यह जो ओ सदा नीरा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो किस विधा के? तो निबंध एक प्रकार के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलत क्या थे? तो नाटककार थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है वो सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का काटना है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो मध्य प्रदेश के हुए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो बरहरवा, मधुबन और भिथियरवा में किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 24 नंबर कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? जो नील की खेती था इसको करने का विस्तार किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना प्रारंभ किया? जो 1325 ईस्वी में करना प्रारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो कब लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी तो थे शिक्षक थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचित है? तो कोर्नांक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो विद्या वारिधि मिली, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि माथुर जी को भिथियरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो पुंडलिक जी ने मिले, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गांधी जी से सीखी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 32 नंबर सवाल है कन्नौज वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि चंपारण में धागर कहाँ से आए? चंपारण में धागर कहाँ से आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से आए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि गांधी जी चंपारण में कब आए? जो गांधी जी थे चंपारण में कब आए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में और अप्रैल के महीने में आए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाद का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? जो केकेई के आई होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है
जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय में MA उत्तीर्ण किया? तो क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया? तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 38 नंबर कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? जो विशाल बिटप के तने पर आघात किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो एक महिए के पेड़ के नीचे शरण दी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 41 नंबर कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि दक्षिण बिहार में गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती करने के लिए लाया गया? तो भुइयां लाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कीर्ति है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 45 नंबर ओ सदानीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जो जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है आपका 48 नंबर सवाल है कि ओ मेरे सपने क्या है? तो वो मेरे सपने एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का अभिभाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटककार जो है जगदीश चंद्र माथुर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है इस चैप्टर का अंतिम सवाल है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जो 10 तस्वीरें के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 1 से लेकर 7 चैप्टर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव था हम पूरा कर लिया। अब चलते हैं 8वां चैप्टर की ओर जिसका नाम है सिपाही की माँ। आज इसका लेखक है मोहन राकेश। जिसका लेखक है मोहन राकेश, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सिपाही का माँ शीर्षक पाठ के साहित्य की विधा है। तो कौन सी विधा है? निबंध है या कहानी है या एक लेख है या एकांकी है? तो यह जो है एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकांकी। आपका अगला सवाल है कि जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो मोहन राकेश की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो 14 वर्ष थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष। आपका अगला सवाल है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? जो मोहन राकेश है उसका जन्म स्थान अमृतसर पंजाब में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो आगंतुक लड़की का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो मोहन राकेश है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मुत्री कौन थी? तो मुत्री जो थी बिस्नी की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सिपाही की माँ एकांकी का कथा वस्तु है? तो निम्न मध्यम वर्ग की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 11 नंबर सवाल है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि रंगून कहाँ है? जो रंगून है वह है वर्मा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है? तो आषाढ़ का एक दिन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्र है, जो बिस्नी है सिपाही की माँ की पात्र है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मानक की माँ का नाम क्या है, जो मानक की माँ का नाम बिस्नी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल 18 नंबर कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो माँ बेटी की प्रस्तुत की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन थे, तो सारी का संपादन थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मुन्नी डाक गौरी के पीछे क्यों जाती है, तो चिट्ठी लेने के लिए जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 21 नंबर कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो मोहन राकेश माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, जो दीनू कुम्हार है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, तो चावल दाल मांगती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है, तो यह जो है ईसाई लड़की ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख अर्थाचार थे, तो नई कहानी आंदोलन के थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, जो न आने वाली कल मोहन राकेश की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है किसकी माँ पागल हो गई थी, तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, तो निम्नलिखित बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, तो कुंती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो किस दिन करती है, तो मंगलवार की दिन करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौए को आगे डाल दूंगा, तो कौन कहती है, सिपाही कहती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है किसके करों के मोती तारे की तरह चमकते हैं, तो तारों को चमकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है किस पाठ में यह उद्धृत आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, तो यह सिपाही की माँ से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है, जो जानवर है इसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, जो मोहन राकेश थे उसका जन्म जंडी बाली गली अमृतसर के हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो सिपाही की माँ जो थे अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, तो बिस्नी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, जो वर्मा में हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, जो मोहन राकेश है इसका एकांकी का शीर्षक कौन है, तो सिपाही की माँ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सिपाही की माँ कौन है, तो सिपाही का माँ जो है बिशन देई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल 41 नंबर कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, जो कुंती है वह कौन है, तो वह है प्रोसिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है इस चैप्टर का अंतिम सवाल है कि रवेश क्या होता है, तो रवेश क्या होता है, तो रवेश एक मोटे मोटे सूत की बुनी चादर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8वां चैप्टर हम लोग देख लिए हैं, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। तो अब चलते हैं 9वां चैप्टर की ओर, जिसका नाम है प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, जिसका लेखक है नामवर सिंह। तो चलिए इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो कौन थे, नामवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो कौन है, नामवर सिंह है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो ललित निबंध का बकल मखूद है, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है
अगला सवाल है कि नवंबर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो प्रगति और समाज है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है चरम वैध की कथा ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो प्रगति और समाज की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? जो यह है वाद विवाद संवाद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नवंबर सिंह का जन्म जो हुआ था जीयनपुर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 8 नंबर कि नवंबर सिंह की कौन सी रचना है? जो नवंबर सिंह है प्रगति और समाज है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह के गुरु कौन थे? तो नवंबर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो BHU से प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि प्रगीत और कैसा काव्य है? तो प्रगीत एक प्रबंध काव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? जो यह है केदारनाथ सिंह का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 13 नंबर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन है काव्य है? तो यह जो है प्रबंध काव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सहर्ष शिकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो यह मुक्ति बोध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो यह समाज के विरुद्ध के व्यक्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो यह जो थे नवंबर सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह को कविता के नए प्रतिमाएं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 ईस्वी में मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो यह है नागार्जुन की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो यह जो है जोधपुर विश्वविद्यालय में रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि दूसरा परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो यह नवंबर सिंह की है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? जो जब शंकर प्रसाद है छाया की कवि है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है तुलसीदास के रचयिता कौन है? जो तुलसीदास के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है? तो नवंबर सिंह है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है तय तो यही था है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो यह मुक्ति बोध की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह का जन्म कब हुआ था? जो नवंबर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सी पुस्तक नवंबर सिंह की है? तो कौन सी पुस्तक है? तो पृथ्वी राज रासों की भाषा जो है नवंबर सिंह की पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह के PhD का विषय क्या है? तो PhD का विषय पृथ्वी राज रासों की भाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? जो राम की शक्ति पूजा है किसकी कविता है? तो निराला की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? जो प्रगीत और समाज के लेखक है नवंबर सिंह है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 32 नंबर सवाल है कि नवंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस कृति पर हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमाएं पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि नवंबर सिंह के प्रधान संपादक कौन थे? तो आलोचनात्मक त्रैमासिक के थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कामयानी के कवि कौन है? तो कामयानी के कवि प्रसाद है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, अंत भला तो सब भला, तो अंतिम सवाल है लिरिक का पर्याय है? तो लिरिक का पर्याय कौन है? तो प्रगीत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम 9 चैप्टर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव था हम देख लिए।
अब चलते हैं 10वां चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जूठन, और इसका लेखक कौन है? तो जूठन यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका लेखक है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो सुखबीर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो जूठन पाठ के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ की कौन है? तो जूठन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है माया की शीर्षक पाठ की पात्र है? तो माया जो है जूठन की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है जो आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? तो यह एक जूठन का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया? लेखक के पिताजी जो था झाड़ू फेंक दिया दूर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर कौन सा पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? जो था 1993 में दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार थे? जो दलित आंदोलन से जुड़े रचनाकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? जो ओम प्रकाश थे वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था और बरला मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 15 नंबर कि हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा है? तो किसे कहा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी को कहता था, तो क्या कहता था? तो पिताजी कहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? पिताजी ने देख लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद एक भी बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप नहीं बना सके। तो चलिए स्पीड में पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत ही हो गया है। तो अगला सवाल है जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके को उसके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? जो प्रयासित है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जो दलित साहित्य का शौर्य शास्त्र जो वाल्मीकि जी का है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? जो यह थे सुलेंद्र सिंह ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़के की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो किसने किया? लेखक की मां ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था? जो लेखक के पिताजी थे वो किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सुलेंद्र सिंह किसका पोता था? जो सुलेंद्र सिंह था सुखदेव का पोता, सुखदेव त्यागी का पोता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह किसका कथन है? जो यह है लेखक के पिताजी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 26 नंबर सवाल है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? 23 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जूठन क्या है? तो जूठन एक जो है आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जूठन में चित्रण हुआ है, तो जूठन में किसका चित्रण हुआ है? तो सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? तो किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव तका के घर पर काम करती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? जो मेघदूत थी स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मेघदूत नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन एक जो राजनीतिक चेतना की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है?
तो कैसी कृति है, एक कविता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 चैप्टर था जूठन, तो उसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका लेखक है मलयज। तो इसका ऑब्जेक्टिव पूरा देखते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक की है, तो मलयज की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो है मलयज के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी नहीं है, न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है कि हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज की कौन सी रचना है, तो मलयज की हंसते हुए मेरे अकेलापन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, तो मलयज का जन्म जो हुआ था आज आज मगध में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, तो मलयज जो थी कृषि मंत्रालय में नौकरी की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज के पिता का नाम क्या था, तो मलयज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, तो रचनात्मक कर्म के बिना अधूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो क्षय रोग से ग्रसित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु 7 से 8 साल की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अंधेरे व्यक्ति कौन था, तो बलभद्र ठाकुर था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है, जो निम्नलिखित में से कौन सी मलयज का है, तो कविता से साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, तो पेड़ ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कौन सी रचना मलयज की है, जो कौन सी रचना मलयज के है, तो जख्म का फूल जो है मलयज की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज ने जख्म का फूल नामक कविता कब लिखी थी, तो 1971 ईस्वी में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज की माँ का नाम क्या था, तो मलयज की माँ का नाम प्रभावती देवी था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 18 नंबर कि मलयज ने MA किस विश्वविद्यालय में किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा था, तो रचने और भोगने का रिश्ता दर्दनाक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मलयज का मूल नाम क्या है, जो मलयज है इसका मूल नाम क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो यह मलयज की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखी है, तो डायरी विधा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है, तो यह जो है मलयज की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था पूरा समाप्त कर दिया। अब बचा 2 चैप्टर, जिसका नाम है तिरिछ और शिक्षा। तो चलिए ये दोनों चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लेखक है उदय प्रकाश। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, तो नीलकंठ की जरूर देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, तो उदय प्रकाश जी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, तो उदय प्रकाश के माता जी का नाम जो है वह है गंगा देवी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, तो उदय प्रकाश की रचना का नाम तिरिछ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि तिरिछ किस प्रकार की रचना है, तो तिरिछ आधुनिक श्राद्ध की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो उदय प्रकाश की कहानी तिरिछ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि उदय प्रकाश किस विश्वविद्यालय में किया था, तो सागर विश्वविद्यालय में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है, को दिनमान विभाग में काम किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था, तो एमिनेस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 10 नंबर सवाल है उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो किसका थे,
तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संडे मेल यानी नई दिल्ली में थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो थानू ने बताया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? तो डॉक्टर पंथ ने दिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके अगला सवाल है कि लेखक के दुख सपना के सबसे खतरनाक पात्र कौन है? तो हाथी तथा तिरिच है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो मिनरवा टाकीज के पास उतरे थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि खतरनाक सपना में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो लेखक के पिताजी शहर इस अदालत में पेशी के लिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो वारिस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि लेखक के पिताजी का बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो एपेटिसाइटिस थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो राम स्वारथ प्रसाद है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि त्रिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो 55 साल के थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिषी और वेद थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो कौन सी कृति टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश जी का है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि त्रिच कैसी कहानी है? तो त्रिच प्रतीकात्मक कहानी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? तो पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो कौन सी कृति उदय प्रकाश जी का है? तो दरियाई घोड़ा जो है उदय प्रकाश जी का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले चैप्टर की ओर देखते हैं। नहीं, इसी चैप्टर का और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो कर लेते हैं इसका पहले। तो क्वेश्चन है कि तिरिच के लेखक कौन है? तो तिरिच के कौन है? तो उदय प्रकाश जी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि तिरिच क्या है? तो तिरिच एक विषखापक जहरीला लिजाई यानी सांप है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि अरे बाप रे बाप उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि कहानीकार को सपने में बोलते और चीखने की आदत है, यह किसने बताया? तो यह किसने बताया? कहानीकार की माँ ने बताया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि तिरिच को कैसी कहानी मानी जाती है? तो तिरिच को जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इस चैप्टर का अंतिम सवाल है कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो कहानीकार पिता से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी चैप्टर हमारा होता है समाप्त। अब चलते हैं अंतिम चैप्टर की और अंतिम चैप्टर है 13 नंबर शिक्षा, जिसका लेखक है जय कृष्ण मूर्ति। तो चलिए इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करते हैं शुरू। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शिक्षक पाठ की है? तो यह जो है शिक्षा पाठ से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो वह संभाषण आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 3 नंबर कि जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम नारायण जिदू था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षक एक शिक्षा शास्त्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 5 नंबर कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो यह जो है शिक्षा से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि लीड बेटर की नज़र में जो कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? तो 10 वर्ष के थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने के कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? तो क्या है? जीवन का समझना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 12 नंबर की लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो यह व्यापकता देती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो यह स्वतंत्र में रहना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि शिक्षा शिक्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब कि क्या होना चाहिए?
तो स्वतंत्रता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो वह भय नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और अग्रस्त है? तो यह नाश की और अग्रस्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दो फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? तो यह जय कृष्णमूर्ति की कृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि समयवादी किससे लड़ रहा है? तो समयवादी है शताब्दी से लड़ रहा है, पूंजीपति से लड़ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 20 नंबर कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि दो फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जय कृष्णमूर्ति की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सी तथ्य सही है? तो वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के रचयिता जय कृष्णमूर्ति जी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि लॉर्ड बेटल किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? तो किन में देखते हैं? तो गांधी जी में देखते हैं। गांधी जी में नहीं, जय कृष्णमूर्ति में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो कौन सी है? शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गद्य खंड में जितने भी 13 चैप्टर 1 से 13 चैप्टर था, तो 1 से 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने इस वीडियो में किया और इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो अगले वीडियो में हम जो काव्य खंड है, काव्य खंड का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो में क्या चाहिए। अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि काव्य खंड का पूरा एक ही वीडियो में दे दे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो इसका आप लोगों को PDF या नोट्स लेना है तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए। हम नीचे दिया गया है लिंक है। तो मिलते हैं ऐसा ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।